जो बिल हैं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट अमेंडमेंट बिल, इस पे बोलने का मौका दिया। ये जो बिल हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इस बिल के मैं सपोर्ट करता हूं। और इस बिल में जो महत्वपूर्ण प्रोविजन जोड़ा जा रहा है वो धारा 3(1)A में जोड़ा जा रहा है। ये एक बहुत ही विजनरी स्टेप है। इससे आने वाले टाइम में जो इससे बेनिफिट होंगे, देश का किसान होगा और आम कंज्यूमर होगा। तो हम कह सकते हैं ये बिल सिर्फ जो है कोई पर्टिकुलर सिर्फ किसानों तक ही सीमित नहीं, ये सारे के सारे देश के कंज्यूमर्स को फायदा पहुंचाने वाला है। चेयरमैन सर, मैं ये बताना चाहूंगा कि महात्मा गांधी जी का सपना था कि भारत जो है वो गांव, भारत की आत्मा जो है वो गांव में है। 70% पॉपुलेशन जो है वो हमारे गांव में रहती है और हम लंबे समय से देख रहे हैं जिस हिसाब से गांव और शहर में एक बहुत बड़ा डिवाइड है, एक बहुत बड़ा गैप है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लीजिए, चाहे डेवलपमेंट में देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी का, भारत सरकार का यह सोचना है कि किसानों के हाथ में मनी जानी चाहिए और किसानों की इनकम जो है 2022 तक दुगुनी होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार की और प्रधानमंत्री मोदी जी की स्टेटेड पॉलिसी है। तो इसके लिए ये बिल भी, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का बिल भी अपना आप में एक माइलस्टोन का रूप साबित करेगा। और यही नहीं, इकोनॉमिक सर्वे में पूरा का पूरा चैप्टर एक जो आया है उसमें लिखा है डिस्टॉर्शन ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर इकोनॉमी। तो आज जो जरूरत है, जो ओवरड्यू है एग्री रिफॉर्म्स में, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लाने की, उसमें ये बिल जो है वो अपना आप बहुत ही रोल अदा करेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि जहां तक प्री हार्वेस्टिंग की बात है और पोस्ट हार्वेस्टिंग की बात है, प्री हार्वेस्टिंग में तो काफ़ी मेजर्स जो है सरकार ने भी लिए, काफ़ी स्कीम्स भी हैं। लेकिन पोस्ट हार्वेस्टिंग के मेजर्स जो हैं, पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेज और मैनेजमेंट जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। एक ज़बरदस्त प्री हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग में एक बोटलनेक बना हुआ है। तो ये कोविड-19 जो आया है, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी मानना है, पूरे देश का मानना है कि इस अपॉर्चुनिटी को जो है हमें ग्रैब करनी चाहिए और इस अपॉर्चुनिटी के साथ चलना चाहिए। और यही वजह है कि पोस्ट हार्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिससे कि पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट और उनके लॉसेज जो खत्म किए जा सकें, उसके लिए 1 लाख करोड़ का प्रावधान, 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पहले वाले जो एक्ट हैं, अभी जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 हैं, वो अपने आप में कई रेस्ट्रिक्शन होने की वजह से उसका जो उपयोग होना चाहिए वो उपयोग नहीं हो रहा है। वो काउंटर प्रोडक्टिव जो वो काम किया है। अभी हाल ही में जिसमें से 3 जो बिल पार्लियामेंट के सामने आए हैं, एक बिल एसेंशियल कमोडिटीज का, दूसरा बिल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, तीसरा बिल एपीएमसी के संबंध में जो अमेंडमेंट है, ये तीनों बिल जो हैं वो अपने आप में देश के किसानों का, गांवों का एक गेम चेंजर के रूप में काम करेगा और एक जो प्री और पोस्ट हार्वेस्टिंग के ये मैनेजमेंट और लॉसेस का जो गैप है उसको ब्रिज करने के काम करेंगे। और इसके परिणाम स्वरूप तीनों बिलों की वजह से जो फार्मर्स की स्थिति है वो सुधरेगी और कंज्यूमर को उसका फायदा होगा। क्योंकि हम लंबे समय से देख रहे थे कि जो इन्वेस्टमेंट है एग्री सेक्टर में और खास करके पोस्ट हार्वेस्टिंग कंडीशन में एग्री जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही नहीं आ रहा था। क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है एक ऐसा एक्ट बना है, तो उस समय कंडीशन अलग थी। क्योंकि उसमें अभी जो है ये डीरेगुलेशन और स्टॉक लिमिट का मामला जो है कि किसी समय जो अभी
अभी जो रेगुलेशन और स्टॉक लिमिट का मामला है, किसी समय रेगुलेशन लागू हो जाता है, स्टॉक पे रेगुलेशन लागू हो जाता है, पर्टिकुलर एसेंशियल कमोडिटी पे हो जाता है। इसीलिए यही कारण है कि कोई इन्वेस्टर जो है वो आगे नहीं आ रहा, और इसका परिणाम जो भुगत रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर और किसान भुगत रहा है। और लंबे समय तक ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए, लेकिन अब जो हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बारे में पूरा देश जो है वो धन्यवाद देता है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि एपीएमसी में जो फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, क्या अब फार्मर को, किसानों को मार्केटिंग की चॉइस होगी, वो अपना प्रोड्यूस जो है वो कहीं भी बेच सकते हैं। उसमें उनको लगभग 25 से 30% जो है आने वाले समय में फायदा होगा। और जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, क्योंकि किसान जो है, कई बार होता हम देखते हैं कि कई बार किसान देखते हैं कि उसमें जो है ये क्योंकि तीनों जो अगर देखा जाए तो जब हम किसानों की बात करते हैं तो तीनों को साथ पढ़ा जाना चाहिए। तो मैं ब्रीफ में बता रहा हूं, मेन तो बिल पाऊंगा, लेकिन जहां तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है उसमें हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कई बार प्रोडक्शन, बफर प्रोडक्शन होता था पर्टिकुलर कमोडिटी का, कई बार कम होता है। तो लेकिन जब ये इन्वेस्टर इसमें आएंगे और किसानों के साथ ये एग्रीमेंट करेंगे, और वो इन्वेस्टर एग्रीमेंट करके कम से कम किसानों को ये सर्टेनिटी हो जाएगी, और उसके चाहे सर्विसेज हों और चाहे उसकी रेट हो, तो कम से कम उसका प्रोडक्शन जो है उस एग्रीमेंट के तहत बिक जाएगा। तो कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर जो होगा, तो किसान को एक सर्टेनिटी हो जाएगा कि मेरा प्रोड्यूस जो है इतने में बिक जाएगा, और बार्गेनिंग पावर के उसमें आ जाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रधानमंत्री जी का, चौधरी जी, हाँ जी, आप भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर भी बोलेंगे? नहीं, मैं पूरा बोल रहा हूँ सर, इसमें तीनों में बोल रहा हूँ। विजनरी स्टेप में इस पे नहीं, मैं मेन एसेंशियल कमोडिटी, लेकिन बोथ आर रिलेटेड विद दिस। एंड व्हेन वी आर स्पीकिंग, जब हम किसानों के बारे में बोल रहे हैं तो उसके टच कर रहा हूं मैं उसको, मैं मेन बोल रहा हूं एसेंशियल कमोडिटी। तो अपने आप में हम ये देखते हैं तीनों को साथ मिलाया जाए, क्योंकि तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का एक जो बिल है अपने आप में एक ये बहुत ही विजनरी स्टेप है, दूरदर्शी का कदम है, और ये देश में बहुत ही जबरदस्त कृषि क्षेत्र में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट लेके आएगा। और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग जो हैं वो इसमें आने की वजह से उसका सीधा का सीधा फायदा किसान और कंज्यूमर का होगा। एक पूरा का पूरा इकोनॉमी पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और मेरा मानना है कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर में अपने आप में एक बिगेस्ट रिफॉर्म है। अगर हम देखें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है वो डिफाइन की हुई है सेक्शन 2A में, और वो कमोडिटीज जो शेड्यूल में लिखी है और 7 कमोडिटीज उसमें लिखी हुई हैं, मैं उनको सारों को दोहराना नहीं चाहता हूं क्योंकि समय लगेगा, लेकिन उन कमोडिटीज को जो है वो रेगुलेट करने की पावर जो है वो गवर्नमेंट को दे रखी है। पावर स्टेट गवर्नमेंट भी एक्सरसाइज करती है, और हम देखते हैं कि जिस हिसाब से जगह जगह स्टेट गवर्नमेंट ने और इसमें पावर एक्सरसाइज की, क्योंकि यूनिफॉर्म पावर नहीं होने की वजह से कई बार हम देखते हैं लाइसेंस देने की, परमिट की, कंट्रोल ऑफ प्राइसेस की, अगर बेचना खरीदना, स्टॉक लिमिट और इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स, ये सारे के सारे पावर हैं। और ये पावर एक्सरसाइज करने से एक जो इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में आना चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं आया। तो अगर हम देखें कि जिस ऑब्जेक्ट से 1955 में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आया था, उसका ऑब्जेक्ट ये था, क्योंकि उस समय जब देश आजाद हुआ 1955 में, वहां पर उस समय स्कैरसिटी और शॉर्टेज था फूड ग्रेन्स का, उस समय हमारे पास नहीं थे। उस समय की सिचुएशन अलग ही है, लेकिन आज की सिचुएशन अलग है। तो उस समय से हमें इसमें एसेंशियल कमोडिटीज जो हैं वो कंट्रोल करने की पावर जो है वो गवर्नमेंट को दी गई, क्योंकि उस समय 1955 में कालाबाजारी और जमाखोरी की बात थी। क्योंकि जब आपके पास में फूड ग्रेन्स ही पूरा नहीं है तो उस समय संभव था, और उस समय इसकी सिग्निफिकेंस और औचित्य था। लेकिन आज जो है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो धारा 3(1)(a) जोड़ी गई है, उसका जोड़ा जाना बहुत ही जरूरी है। लेकिन हम ये देखते हैं कि आज जो है हमारे पास में सफिशिएंट फूड ग्रेन्स हैं, कई एसेंशियल कमोडिटीज जो उसमें हैं, जिसमें ली गई हैं 3(1)(a) में, उन कमोडिटीज के संबंध में हमारे पास में सफिशिएंट फूड ग्रेन है और उसमें हम आत्मनिर्भर हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर इनको और भी कंट्रोल करेंगे तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट है, वो कंप्लीट फेल हो जाएगा। और बोटल नेक का जितना बोटल नेक होगा ये सिस्टम पोस्ट हार्वेस्टिंग का, उतना ही किसान दुखी होगा और कंज्यूमर दुखी होगा। और आज हम देखते हैं कि जो प्राइस एस्केलेशन की वगैरह बात करते हैं,
असेंशियल कमोडिटी में ऐसी कोई चीज नहीं आएगी जो कि अभी प्राइस एस्केलेशन वगैरह को नहीं रोक पाया हो। तो इसीलिए अब इसको जो है धारा 3A जो जोड़ी जा रही है वो बिल्कुल ही वाजिब है। और मैं ये बताना चाहूँगा चेयरमैन सर, कि ये जो है अभी जो प्राइस चाहे रिड्यूस और प्राइस स्टेबिलिटी की जब हम बात करें तो आज की तारीख में असेंशियल कमोडिटीज में जो हम उसको स्टॉक को लिमिट करके हम रेगुलेट करके असेंशियल कमोडिटीज को जो सेक्शन 2A में दी हुई है उससे हम जो है वो प्राइस स्टेबिलिटी नहीं ला पाए और उसका कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट ये रहा कि कंज्यूमर और फार्मर्स को जो है उसको नुकसान भुगतना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो है ये धारा 3(1)A जो लाया जा रहा है और उसमें जिसमें रेगुलेशन को डीरेगुलेशन किया जा रहा है, स्टॉक लिमिट को जो है वो हटाया जा रहा है, तो इससे जो है सबसे बड़ा फायदा फार्मर और कंज्यूमर को होने के साथ साथ पूरे देश में एक यूनिफॉर्म जो है वो कानून होगा और वन नेशन वन मार्केट का जो सोचना हमारा, तो उस हिसाब से हम इसमें आगे बढ़ पाएंगे। और अगर देखें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में तो इवन मैं 2019 की भी बात करूं तो करीब 76,000 रेड्स हुई है। उसका परिणाम क्या निकला, कितनी मैन पावर इन्वॉल्व रही, इसका मतलब हमारा एक्ट जो हमें रिविजिट करना जरूरी था, क्योंकि ये इसलिए कि उसमें ऐसे ऐसे केसेज हुए हैं तो अननेसेसरी केसेज जो है लिटिगेशन इंक्रीज हुए हैं। अब जहाँ तक अमेंडमेंट की बात है, अमेंडमेंट जो है उसमें पहले जो एक्ट जो 1955 का एक्ट है और अभी अमेंडमेंट का एक्ट है, पहले रेगुलेशन था अभी डीरेगुलेशन है। अभी डीरेगुलेशन जो है वो जैसे लाइसेंस परमिट कंट्रोल ऑफ प्राइस इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड अकाउंट जो है अब जो है वो डीरेगुलेशन होगा। सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन होगा कि अगर डीरेगुलेशन तब लागू नहीं होगा जब कोई वॉर की सिचुएशन हो, फैमिन की सिचुएशन हो, नेचुरल कैलेमिटीज हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज हो। ये सिचुएशन जो है उस सिचुएशन में हो सकती है। और जहाँ तक रेगुलेशन स्टॉक का रेगुलेशन की बात है, स्टॉक का भी जो है वो रेगुलेशन का जो सिस्टम वो हटा दिया गया है और उसमें सिर्फ और सिर्फ जो स्टॉक का जो है वो बहुत ही एक्सेप्शनल कंडीशन में होगा। और एक्सेप्शन सिर्फ यही है जहाँ प्राइस राइज की बात है, अगर 100% प्राइस जो है पेरिशेबल आइटम की राइज होती है एवरेज रिटेल प्राइस राइज एवरेज रिटेल प्राइस से, और या फिर 50% नॉन पेरिशेबल आइटम की होती है और पीछे का एवरेज प्राइस जो है 1 साल का देखा जाएगा और 5 साल का एवरेज रिटेल प्राइस ली जाएगी और उसका जो भी कम से कम हो उसके आधार पे जो है उसमें करेंगे। ऐसे नहीं कि ऑटोमेटिक जो है वो राइज हो जाएगी, क्योंकि नहीं तो अगर ऐसा होगा तो इन्वेस्टर जो है उसमें उसका विश्वास नहीं होगा। और जब तक अगर पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट हमारा बहुत जबरदस्त नहीं होगा तब तक हम कंज्यूमर को और फार्मर को फायदा नहीं दे सकते। चौधरी साहब, वेरी गुड, यू हैव प्लीडेड द केस सर। अभी मेरा क्या, आई एम फर्स्ट स्पीकर सर, टाइम है तो स्टॉक लिमिट की जहां तक बात है सर, स्टॉक लिमिट में जहां तक प्रोसेसर और वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स हैं वहां पर उनके इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तक जो है वो चल सकता है। और एक्सपोर्ट है, डिमांड फॉर एक्सपोर्ट जितना होगा उसके लिए स्टॉक लिमिट का अगर लागू होता है तो उस तक हो सकता है, नहीं जबकि जब भी एक्सपोर्ट होगा और वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट हैं, जैसे आप प्रोसेसर मान लीजिए, आप उसको पैकिंग करने के वाले मान लीजिए, स्टोरेज ले लीजिए, सप्लाई ले लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन ले लीजिए, इन सारों को जब है किसी कानून पे भरोसा नहीं होगा तब तक अपना ये पैसा जो है इन्वेस्टमेंट जो है उसमें नहीं आएगा। तो ये अमेंडमेंट जो है वो सारे के सारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को बैलेंस करता है और चाहे सारे के सारे जितने भी चाहे वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट हों और चाहे प्रोसेसर हों, चाहे एक्सपोर्टर हों, चाहे कंज्यूमर हों, चाहे फार्मर हों, ये सारे के सारे जो हैं। और इसमें जो एक्सेसिव रेगुलेशन जो था पहले उस पे रेगुलेशन कम होने की वजह से एक ट्रस्ट और एक विश्वास पैदा हुआ है, सरकार में होगा, इस कानून में होगा, जिससे कि इन्वेस्टर सामने आकर करके उसमें पैसा लगाएगा। जहाँ तक स्टॉक लिमिट की है, मैंने आपको बताया कि क्योंकि 100% पेरिशेबल और 50% नॉन पेरिशेबल के लिए वो भी प्राइस ट्रिगर जो है उस कंडीशन में होगी जबकि एवरेज उससे जाएगा लेकिन ऑटोमेटिक नहीं होगा। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि फार्मर को एक चॉइस होगी। जहाँ तक मैं ये बताना चाहूँगा कि जहाँ पर फ्रीडम ऑफ ट्रेड की बात, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की बात है, फार्मर्स को अब चॉइस होगी कि वो अपना जो है अपना प्रोडक्ट जो है वो अपने डोर स्टेप पे बेच सकता है, उसको नोटिफाई होगी, तो उससे जो है कम से कम ये होगा कि
स्टॉक होल्डर जो हैं वो उसमें जाकर करके भाग ले सकता है। Mr. और उससे Chaudhary- वजह से एक जस्ट आई एम कंक्लूडिंग सर, आई एम कंक्लूडिंग। और उसके सबसे बड़ा फायदा ये होगा सर कि इसमें जो किसान जो हैं पहले हमारे मंडी में जाने के लिए मेल होते थे, अब इसके साथ साथ इस एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के साथ में जब फ्री होगा ये सारा, तो हमारे वुमेन वल्नरेबल कम्युनिटीज, SC ST वो लोग भी जो हैं उनकी जो है संख्या भी बढ़ेगी, जो किसानों में उनको भी जो है आय मिलेगी, उनको भी फायदा होगा। तो आज हम देखते हैं मंडी की बात भी एक बार ले लें हम, तो आज जो है उस किसान को बोली से मुक्ति मिलेगी। जब भी वो मंडी में अपना लेके जाता है तो हमारे गांव में कहते हैं कि बोली किसकी लगती है, जो कि लिक्विडेशन में आ जाता है, 2 दिवालिया हो जाता है। लेकिन आज तक हमारा सिस्टम, चाहे APMC एक कॉलोनियल टाइम से जब से चल रहा है, उसका स्ट्रक्चर APMC का कॉलोनियल टाइप से था, और वो 1938 का जो बिल है उसी के आधार पे ये चल रहा है, और उसी के आधार पे हम अभी भी चला रहे हैं। तो उसकी वजह से किसान का माल जो मंडी में जाता है उस पर बोली लगती है, और उसके लिए, और उसके बायर तो है कम, सेलर हैं ज़्यादा, और ये मिसमैच होने की वजह से भी किसान को जो है वो भारी नुकसान हो रहा था। और जो जिस हिसाब से प्रधानमंत्री जी ने ये जो किसान, एक बस आई एम कंक्लूडिंग सर, विद इन 1 मिनट आई एम कंक्लूडिंग। तो ये जो सारा का सारा अगर देखा जाए, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हो, किसानों को जो है सही कीमत अब मिलेगी। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो अभी लॉसेज जो होते हैं वेस्टेज, 1 साल का लॉसेज जो किसानों को, चाहे प्याज हो और चाहे टमाटर हो, हम देखते आए हैं कि वो सड़क पे फेंकता है, क्योंकि जब बम्पर क्रॉप हो जाती है, क्योंकि आगे बोटल नेक है, और बोटल नेक एसेंशियल कमोडिटी का है, क्योंकि वहाँ स्टॉक जो है लिमिट होता है, उसमें जो इन्वेस्टर वो आता नहीं है। अगर इन्वेस्टर आ जाए तो उसको टमाटर और प्याज जो है किसानों को सड़कों पे नहीं फेंक करके, और वो जो है स्टोरेज में, वेयर हाउस में और कोल्ड स्टोरेज में इन्वेस्टर आएंगे और एक्सपोर्टर भी आएंगे। तो इसीलिए ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है कि किसानों को, धन्यवाद, और महिलाओं को, गरीबों को, और SC ST सभी किसानों को फायदा कैसे मिले, और देश के 130 करोड़ कंज्यूमर हैं उनको फायदा कैसे हो। इसीलिए मेरा कहना है ये बिल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।